दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के दिल में क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ दिल्ली से 3 मेहमान हैं, प्रोफ़ेसर माथुर साहब, प्रदीप माथुर साहब और जनाब ग़ज़ाली साहब और जनाब खलीक साहब और हमारे एक त्रिपाठी साहब चौथे जो है वो अभी बहुत जल्दी हमारे साथ शामिल हो जाएँगे। तो आप तीनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर प्रदीप माथुर साहब दिल्ली के एक बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं और उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा भी रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे केंद्र में और कोरोना काल में वो रहे और उन्होंने काफ़ी ठीक-ठाक काम किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि मनोज तिवारी जैसे अश्लील गाने गाने वाले को तो बीजेपी ने रिटेन कर लिया, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे दिग्गज नेता का टिकट काट दिया। तो ये क्यों किया गया आपके ख्याल में? मैं आपको इस सवाल का जवाब तो दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे मौका दें तो 2 मिनट में आपको दिल्ली की जो पॉलिटिक्स की जेनेसिस बताना चाहता हूँ, अगर आप ठीक समझे, या फिर उसको जी, बाद में प्लीज़ बताऊंगा। बताइए, बताइए। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली की जो पूरी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल, वो ये है कि जब अन्ना हजारे साहब का मूवमेंट चला करप्शन के खिलाफ, तो केजरीवाल साहब जो है ये और बीजेपी वाले जो है एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। उनको भी आरएसएस ने आगे कहा था, उनके अन्ना हजारे साहब को कांग्रेस को हटाना था, कांग्रेस को बदनाम करना था, वो सब मामला होता रहा। खैर, लंबी बात ना करके कहा जाए कि हमारे ये केजरीवाल साहब आ गए, दिल्ली के तख्त पे आ गए और इन्होंने बड़ी तेजी से अपने को डेवलप किया। बड़ा अच्छा चुनाव लड़े, सब कुछ लड़े और जैसी उम्मीद रही होगी उसके उसके उम्मीद के विपरीत जो है, ये क्या करना चाहिए, एक राइवल फोर्स बन गए ये राइटिस्ट पॉलिटिक्स में, जो कि क्या करना चाहिए, मोदी साहब के लिए एक थोड़ा सा जो है बात पसंद नहीं आई, उनके लिए उनके आंख में खटकने लगे। मोदी साहब की प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया था, लेकिन जब तक पूरे हिंदुस्तान की राजधानी पे पूरा कब्जा ना हो तब तक काय का हिंदू राष्ट्र, मतलब तो हिंदू राष्ट्र की राजधानी पर आज ही नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए वो जो है क्या करना चाहिए, इससे नाराज थे और इसीलिए जो इलेक्शन हुआ वो बहुत बिटरली कंटेस्टेड हुआ। अगर आप याद करें, दिल्ली का जो पिछला वाला चुनाव हुआ है, इतना ज्यादा बिटर चुनाव था कि आप समझिए कि उसका कोई हद नहीं थी और केजरीवाल को हर तरह से उन्होंने रन डाउन किया, ये सब किया। वो है केजरीवाल साहब फिर भी जीत गए। जीतने के बाद जब से आए हैं तो केजरीवाल साहब की भी एम्बिशंस बढ़ गई है, इनको भी आंख में खटकने लगे, उनको बड़ा बुरा लगा कि बीजेपी जो है वो दिल्ली पे काबिज नहीं हो पाई, दिल्ली की सार उसकी नहीं है। ये इस तो यहाँ से अदावत शुरू हुई और फिर अदावत बढ़ते ही है कि इस वक्त बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब इस वक्त जो पूरा जो फोकस है बीजेपी की पॉलिटिक्स का, वो कांग्रेस के ऊपर नहीं है, वो केजरीवाल के खिलाफ है और केजरीवाल साहब का उनके खिलाफ है। पूरा जो बेसिकली इट इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन केजरीवाल एंड बीजेपी। और ये मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान में जो इलेक्टोरल बैटल हो रही है उसमें एक बहुत इंटेंस बैटल हो रही है दिल्ली के अंदर इस बात। अब आप आइए कि हर्षवर्धन साहब पे। हर्षवर्धन साहब जो है वो बीजेपी के बहुत अच्छे लीडर रहे हैं, बहुत ही क्या करना चाहिए लायक आदमी है, बहुत ही कल्चर्ड आदमी है, लेकिन कभी वो भक्तों की श्रेणी में नहीं रहे। मतलब वो कभी ये मोदी भक्त नहीं रहे, मतलब ना उनका वो स्वभाव है ना उनको आवश्यकता है इस बात की। प्रोफेशनल डॉक्टर है, इज्जत वाले डॉक्टर है, तो मोदी साहब को चाहिए जो कि बिल्कुल भक्ति सबका आदमी हो, उन्होंने कोई भक्ति नहीं दिखाई। मतलब और मोदी साहब की कोई गलत बयानी हो या कोई उनको डिफेंड करना हो, ऐसा उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। तो कोई बहुत ज्यादा मतलब मोदी साहब बड़े कूल दोनों के रिलेशंस हो गए। एक बार हर्षवर्धन साहब ने मुझसे खुद कहा कि भाई पार्टी में तमाम लोग ऐसे हैं जो कि मोदी साहब से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो कहने का मतलब ये सब जो है चला आ रहा था, इसीलिए उनको पिछली बार मिनिस्ट्री में भी चांस नहीं दिया गया, इस बार की मिनिस्ट्री में। तो उनका टिकट कटना जो है मैं समझता हूँ बड़ा नॉर्मल था और वो इनकी क्योंकि इनकी पूरी जमात में फिट नहीं हो रहे थे मोदी साहब की, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया। ग़ज़ाली साहब, अभी-अभी माथुर साहब ने बताया कि हर्षवर्धन साहब एक जो है वो सीरियस और बहुत ही इज्जत वाले पॉलिटिशियन रहे हैं और उनका करियर भी जो है वो साफ-सुथरा रहा और संघ का और बीजेपी का एक डिसिप्लिन्ड इमेज है कि उसमें इंसान
जो है ये कहता है कि सबसे ऊपर राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी है और सबसे नीचे व्यक्ति है। तो इसलिए किसी को टिकट मिले या ना मिले, वो जो है वो अपना काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है और उनके ख़्याल में वो राष्ट्र के लिए भी काम करता है। लेकिन जैसे ही ये ऐलान हुआ कि हर्षवर्धन साहब को टिकट नहीं मिलेगा, उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि अब मैं जो है वो राजनीति से दूर हो रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं थी। यानी अगर वो राजनीति से कन्नी भी काटते, तो खामोशी से जो है वो दूर हो सकते थे। लेकिन उन्होंने अलग ऐलान कहा कि अब मैं जो है वो राजनीति में नहीं रहूँगा। यानी मैं जो भाजपा का उम्मीदवार होगा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। तो हर्षवर्धन जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे जो है वो राजनीतिज्ञ ने ये फैसला क्यों किया, गजाली साहब? देखिए, अगर आपको याद हो तो हर्षवर्धन जी का पहला टर्म 2014 वाला, उसमें वो हेल्थ मिनिस्टर थे और हेल्थ मिनिस्टर से उनको बदल करके जेपी नड्डा जी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया और उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री दे दी गई, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के कहीं भी बराबर में नहीं आती, उसके करीब भी नहीं आती। उसके बावजूद डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो पार्टी में बने रहे और पार्टी का काम करते रहे, मिनिस्ट्री कोई भी रही उनके पास। 2019 में भी यही हुआ और आपको याद होगा कि 2019 में जब कोरोना काल आया तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा, 5 मार्च को उनका बयान आया कि कोई कोरोना हमारे देश में नहीं है, कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। जबकि सेंटर बनाए जा रहे थे जहां पर बाहर से आने वाले लोगों को डिटेन किया जा रहा था, 15 दिन उनको क्वारंटाइन किया जा रहा था, लेकिन हर्षवर्धन बाकायदा ऐलान कर रहे थे कि कोरोना नहीं है। और उसी के बाद में फिर जिस तेजी से कोरोना फैला वो भी सबने देखा। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर हर्षवर्धन की चूक भी रही है इस पूरे मामले को लेकर, और उसमें पूरी बीजेपी गवर्नमेंट की भी चूक थी, जिसको डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने, कहना चाहिए कि अपने तौर पर हैंडल करने की कोशिश की। तो उसके बाद ही ये फैसला हुआ कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वो अब पॉलिटिक्स में किनारे पर रहेंगे, और उनको बहुत किनारे पर किया गया। और उनके साथ जिस जिस तरह के मामले हुए हैं वो इस पब्लिक डोमेन में बताने के नहीं है कि किस तरह उनको इग्नोर किया गया है। ये भी आपने देखा होगा कि वो ज्यादा टेलीविजन पर या पब्लिक डिबेट में नहीं आए उसके बाद से, तो एक तरह से उनको किनारे कर दिया गया था। अगर वो ऐलान नहीं करते तो इस इलेक्शन में उनकी और ज्यादा तस्लील होती, ये वो महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। खलीक साहब, एक और लीडर जो दिल्ली के बहुत मशहूर हुए, मतलब उनको ख्याति मिली बदनामी से, वो है रमेश भिदुड़ी। उन्होंने दानिश अली के साथ जिस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल की, वो बिल्कुल मतलब जिसका कि किसी इंसानियत से, किसी कल्चर से, किसी संस्कृति से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन बीजेपी ने उनके ऊपर कोई खास एक्शन नहीं लिया, सिर्फ एक बार स्पीकर ने बुलाया और समझा के भेज दिया। उसके बाद जब राजस्थान के इलेक्शन होने लगे तो उनको जो है वो टोंक का प्रभारी बनाया गया और तमाम अखबारों में ये बात छपी कि देखो उनको जो है वो दानिश अली के साथ बदतमीजी का इनाम मिला कि उनको टोंक का प्रभारी बना दिया गया। लेकिन उसी आदमी को जिसको कि चंद महीने पहले जो है वो इनाम से नवाजा गया था, उस आदमी को जो है वो अचानक बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और उसका टिकट काट दिया। तो भिदुड़ी का टिकट काट के बीजेपी ने क्या संदेश दिया? रमेश भिदुड़ी का जो मामला है, असल में उसकी वजह से बहुत ज्यादा बीजेपी की बदनामी हो गई थी। वैसे तो खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है उनके बयान जो आ रहे हैं अभी जब से इलेक्शन हुआ है, उससे पहले भी वो कोई अच्छे बयान नहीं आए हैं। भिदुड़ी साहब से कोई अच्छे बयान नहीं है, सब एक से एक बराबर के लेवल के हैं। लेकिन लगता है कि बीजेपी में कोई अंदर जरूर ऐसी छलनी हुई होगी
जिसकी वजह से उनको दिल्ली से ड्रॉप कर दिया गया और राजस्थान इसलिए भेजा गया कि वो गुर्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वहां पर जो है गुर्जरों का सपोर्ट लेने के लिए वहां पर टोंक में उनको एज ए जिम्मेदार वहां पर भेजा गया है। तो ओवरऑल जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो एक बिल्कुल सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स है और मोदी साहब हर चीज पे, हर कैंडिडेट पे निगाह रखते हैं। वो देखते हैं कि कौन हमारे जो ग्रुप है, जो कोटराई है, उसके साथ कौन है, कौन उनके साथ नहीं है। अगर वो साथ में नहीं होगा तो ना टिकट मिलेगा, ना कोई पोजीशन मिलेगी। बल्कि देखेंगे 2021 में जब रिशफल हुआ सेंट्रल कैबिनेट में, उस वक्त हर्षवर्धन साहब को हेल्थ मिनिस्टर से ड्रॉप कर दिया गया था और फिर उसके बाद में टिकट भी नहीं मिला। इसी तरह विदुर साहब का है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ ऐसे बयान दिए तो पार्टी की बहुत ज्यादा बदनामी हो गई। तो और उनको जबकि अलाउ किया गया, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया, बहुत देर से जो कुछ भी हुआ था इनसफिशिएंट एक्शन हुआ। तो ओवरऑल मिला करके लग रहा है कि दिल्ली में चूंकि जो पॉलिटिक्स हो रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल करके, तो लगा कि यहाँ पर जो है वो विदुरी का जो रहा है उनका सारा पार्लियामेंट में जो कुछ उन्होंने किया है, उसके बाहर उन्होंने जो कुछ किया दानिश अली के साथ, उसमें इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा बल्कि बीजेपी को नुकसान होगा। तो एक वजह ये भी है कि उनको इस तरह से जो है टिकट नहीं दिया गया, उनको ड्रॉप कर दिया गया। प्रोफेसर माथुर साहब, आप वो अन्ना हजारे की जो आंदोलन है उसकी बात कर रहे थे। तो अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद हम ये देखते हैं कि केजरीवाल ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया वो कांग्रेस का था, इसलिए कि कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार को जो है उन्होंने बेदखल कर दिया। लेकिन इसके बाद बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, उसको सत्ता में आने से रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस जो है वो साथ हो गए। उसके बाद फिर वो सरकार गिर गई और उसके बाद आप जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत बन के उभरी 2 मर्तबा। लेकिन ये कि उसका कांग्रेस से बहुत ही खतरनाक किस्म की एक दुश्मनी होती थी, इसलिए कि उनका वोट ओवरलैप होता था। इस बार जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती हुई है, उससे आप क्या समझते हैं? दिल्ली में जो ये बैलेंस ऑफ पावर है, जो सत्ता का समीकरण है, वो कैसे बदला है? देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ होना तो एक मजबूरी है और मजबूरी यह है कि बीजेपी को हराना है, पावर से बेदखल करना है, इसलिए लोग साथ आए हैं। लेकिन क्योंकि लोग साथ आ ही गए हैं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स है और ये चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए सचमुच बहुत बड़ा चैलेंज है दोनों का साथ आ जाना और इसके आने से जो ज्यादा फायदा होगा मैं समझता हूँ कांग्रेस का होगा, तो कांग्रेस को अपने को दिल्ली में रिवाइव करने का अच्छा मौका मिल रहा है। अब दिक्कत ये कांग्रेस के कोई लीडर्स हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के साथ जो पुरानी कांग्रेस की अदावत है उसी को एक मुद्दा बनाए हुए हैं। पॉलिटिक्स में तो देखिए जो चीजें पॉसिबल है वो होती है, ऐसा नहीं कि कोई कांग्रेस अंदर से चाहती होगी इनके साथ मिलना या ये अंदर से चाहते हो कांग्रेस के साथ मिलना, लेकिन अब इस वक्त पॉलिटिकल कंपल्शन है साथ आने का। तो मुझे लगता है ये कि इनका साथ आना जो है बहुत इफेक्टिव रहेगा और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा और मैं समझता हूं कि बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान। गजाली साहब, अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि ये लोग एक मजबूरी की शादी है, लेकिन ये कि इस मजबूरी की शादी में जो नाराज फूफा हमेशा होते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का हुआ वो अरविंदर सिंह लवली के जो है वो दोबारा बीजेपी में चले जाने से हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि अरविंदर सिंह लवली के वापस जाने से अभी चुनाव पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अरविंदर सिंह लवली सरदार हैं और सरदार हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली पहले भी बीजेपी में थे, कांग्रेस के मिनिस्टर थे, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं रही तो वो बीजेपी में चले गए थे। अभी 6-7 महीने पहले ही कांग्रेस उन्होंने दोबारा ज्वाइन की थी और इस बार उनकी इंटेंशन ये थी कि कांग्रेस उनको मेंबर पार्लियामेंट का टिकट दे देगी किसी हल्के से। लेकिन जिन लोगों को टिकट दिया गया
वो 3 सीटें उनके हक में आई और उन पर जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट हो सकते थे कांग्रेस के, उनको टिकट दिया गया है। उदित राज को जिस इलाके से दिया है वहां दलित वोट 5 लाख से ज्यादा है। इसी तरह जो कन्हैया कुमार है उसको ऐसी जगह से टिकट दिया है जहां 7 लाख के करीब बिहारी वोट है। और जेपी अग्रवाल को चांदनी चौक से दिया है जहां मुसलमानों का और अग्रवाल कम्युनिटी यानी बनियों का बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन है। ऐसे में अरविंदर सिंह लवली को कांग्रेस कहां से टिकट देती, क्योंकि इन तीनों सीटों पर कोई भी सरदार वोट की बहुतायत नहीं है, सरदार वोट कोई फैसला कौन पोजीशन में नहीं है। तो ऐसे में वो सीट हार जाते, कोई भी गुंजाइश नहीं थी उनके जीतने की। लेकिन जिन लोगों को टिकट दिया गया है उनके जीतने की उम्मीद ज्यादा है। अरविंदर सिंह लवली इस बात से नाराज थे और नाराज होकर ही उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है। कांग्रेस को छोड़ने के पीछे ये भी एक वजह थी कि बीजेपी ने उनको ये यकीन दिलाया था कि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से उनको टिकट दिया जाएगा, तो वो भी एक इसके अंदर वजह थी। असल में ये सिर्फ मलाई खाने वाले लोग हैं, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते हैं। इसी वजह से ये उछल कूद करते रहते हैं। और कांग्रेस इस बार जो बदल रही है वो ऐसे तमाम लोगों को मनाने की कोशिश नहीं कर रही जो इस कैटेगरी के हैं कि फायदे के लिए कांग्रेस के साथ, और जब कांग्रेस कमजोर हो तो सबसे पहले छोड़कर भाग जाते हैं। तो कांग्रेस ने इस बार ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि ऐसे किसी भी आदमी को वो दोबारा से मनाने की, बात करने की कोशिश नहीं कर रही है। तो अरविंदर सिंह लवली के जाने से कांग्रेस को कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि उसका अच्छा असर पड़ा है बाकी लोगों पर कि एक ऐसा आदमी जो बहुत एरोगेंट है, जो बहुत कांग्रेस की आइडियोलॉजी से ताल्लुक नहीं रखता है, कांग्रेस ने ऐसे आदमी को मनाया नहीं, उसको छोड़कर जाने दिया। बल्कि कई और लोग जो कांग्रेस की नुकसान पहुंचा सकते थे अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद, वो लोग भी खामोश हो गए, जिसमें संदीप दीक्षित भी थे जो एक वक्त इस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो इत्तेहाद है इसकी मुखालफत कर रहे थे। लेकिन अरविंदर सिंह लवली के इस इस्तीफे की वजह से उनको खामोश होना पड़ा, वरना उनको भी किनारे कर दिया जाता। तो यही वजह है और इसका कोई खास नुकसान होने वाला है नहीं। जी सलीम साहब। खलीक साहब आपको म्यूट करना पड़ेगा गजाली साहब। खलीक साहब, एक और चीज है बांसुरी स्वराज को टिकट मिलना। बीजेपी का 2 मुद्दा होता है, एक तो भ्रष्टाचार और दूसरे परिवारवाद। तो बांसुरी कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, उसने कोई सियासत में, राजनीति में तो कोई बड़ा काम किया नहीं, लेकिन ये कि उनको टिकट मिल गया सुषमा स्वराज की बदौलत, तो परिवारवाद का मामला भी हो गया। और उनके बारे में ये खबर भी आई थी कि जो अडवाणी का मामला है उसके लिए कोर्ट में जो टीम गई थी उसमें भी बांसुरी स्वराज शामिल थी। तो एक बांसुरी की वजह से जो है वो दो जो अहम मुद्दे हैं बीजेपी के, वो दोनों मुतासर हो गए, परिवारवाद भी मुतासर हो गया और भ्रष्टाचार भी मुतासर हो गया। इसके बावजूद बीजेपी ने ये गलती क्यों की? नहीं, मुझे लगता ये है कि बांसुरी स्वराज को टिकट देने का जो एक ही मकसद हो सकता है कि सुषमा जी क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही, वैसे भी बड़ी लोकप्रिय लीडर थी और उनकी दिल्ली में एक अपील थी और भी था, तो मेरे ख्याल से ये शायद ही सोचा गया हो कि बांसुरी को टिकट देकर के जो सुषमा जी के लिए जो सेंटीमेंट रहा है दिल्ली में और जो एक सिंपैथी और वो सब रही है उसको बनाया जाए, ये मेरे ख्याल से मामला रहा होगा। दूसरे मुझे लगता है कि कुछ ये भी बात है कि दिल्ली में कुछ एक ऐसे कैंडिडेट को भी लाया जाए जिसकी कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वैसी वाली छवि ना हो, कट्टर हिंदुत्व की शायद ये मन में रहा हो, इस तरह की बात है। लेकिन मुझे उसका लगता है कि बेसिक आइडिया ये था कि सुषमा स्वराज
के लिए जो इमोशन था या सेंटिमेंट था दिल्ली में, उसको भुला करके एक सीट जो है उसको बीजेपी अपना चाहती थी, उनको मिल जाए, ये मुझे लगता है। और तो कोई कारण लगता नहीं है। मुझे एक बात और भी लगती है कि ये इतने एरोगेंट थे इलेक्शन के पहले शुरू में कि इनको ये था कि ये जो भी चाहेंगे, जिसको भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा। जो आपने पहले पूछा था ना कि 6 कैंडिडेट्स को बदल दिया, इसके पीछे शायद ये फीलिंग होगी कि मोदी साहब का जैसा काम करने का तरीका है कि उनका ख्याल है कि जो भी वो करते हैं ठीक करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जरूरी नहीं है बहुत उसको किया जाए। जिसको भी चाहा चीफ मिनिस्टर बना दिया, जिसको भी चाहा कुछ और कर दिया, जिसको भी चाहा वो। तो इसमें जो आर्बिट्रेरीनेस है इनके कैरेक्टर की, दैट हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन सिलेक्शन ऑफ वासवी स्वराज। गजाली साहब, कन्हैया कुमार ने पिछली बार जो है वो बेगूसराय से इलेक्शन लड़ा था और इस बार उनको दिल्ली में लाया गया। तो दिल्ली में कन्हैया कुमार के आने से क्या प्रभाव पड़ा? दिल्ली के लोगों का मूड और दिल्ली की इलेक्शन की मुहिम पे उसका क्या असर पड़ा? देखिए, कन्हैया कुमार बहुत अच्छे से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस बात का बहुत इम्कान है कि वो बीजेपी के कैंडिडेट को बहुत मार्जिन से हरा सकते हैं, क्योंकि वो जमीनी आदमी है और स्टूडेंट लीडर रहे हैं और अभी भी वो जिस तरह से कैंपेनिंग उनकी चल रही है वो बहुत ही जबरदस्त कैंपेनिंग चल रही है। जैसे पहले बताया कि कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और पूरे सीरियस होकर के काम को कर रहे हैं। शायद ये भी आइडिया होगा कि अगर कन्हैया कुमार दिल्ली में रहेंगे तो आसपास की और सीटों पे और एरियाज में कैंपेनिंग कर पाएंगे। अब बिहार चले जाते तो वो उतना कर पाते। इज अ वेरी इफेक्टिव स्पीकर भाई है और मैं समझता हूँ कि बीजेपी के नेताओं का जवाब देने के लिए वो काफी तेज तरार भी है और मनोज तिवारी के अगेंस्ट वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। तो मनोज तिवारी का भी वही बैकग्राउंड है, ये भी पूर्वांचल से आते हैं, तो मैं समझता हूँ ये सब फैक्टर्स रहे हुए कन्हैया कुमार को दिल्ली में कर देने के लिए। खलीक साहब, आजकल यूपी और बिहार में एक लहर, बल्कि लहर से भी ज्यादा अब जो कुछ आजमगढ़ की आज जो वीडियो आई, उससे पहले जो फूलपुर की आई, उससे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जोश और खरोश है और बिहार में भी तेजस्वी यादव की रैलीज में पब्लिक का एक सैलाब दिखाई देता है और यूपी के अंदर दिल्ली के अंदर यूपी के और बिहार के बहुत सारे मतदाता हैं। तो अब ये जो यूपी और बिहार में जो कुछ हो रहा है उसका क्या प्रभाव दिल्ली पर पड़ेगा? तो मुझे ये अंदाजा हुआ लोगों से बातचीत करके कि वो लोग जो बिल्कुल बीजेपी के साथ थे पहले, अब बीजेपी से बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके हैं और अब बीजेपी से दूर हो रहे हैं और वो कांग्रेस और दूसरी नॉन बीजेपी पार्टीज के साथ जो है वो जा रहे हैं। तो इसलिए यही वजह है कि अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को, यानी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को, उनके लीडर्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं ईस्ट यूपी में गया था, आजमगढ़ ईस्ट यूपी में आता पूर्वांचल में, तो वहां पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है इंडिया अलायंस के लीडर्स को, कैंडिडेट्स को मिल रहा है। तो चूंकि ये जो एरिया जहां पर कन्हैया कुमार हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरा जो ईस्ट दिल्ली है, इसमें मेजोरिटी जो है यूपी और बिहार के लोगों की है। जैसा कि गजाली साहब ने कहा कि जहां से कन्हैया कुमार इलेक्शन लड़े वहां पर 5 लाख बिहार के रहने वाले जो लोग वोटर्स हैं वहां पर, तो ये पूरा जो इलाका है इसमें मेजोरिटी यूपी और बिहार के लोगों का है। तो एक तो उसका कन्हैया कुमार को फायदा मिलेगा क्योंकि मनोज तिवारी जो है इसी ग्राउंड पर, इसी बुनियाद पर वहां से जीतते थे कि जितने पूर्वांचल के वोटर्स थे वो उनको सपोर्ट करते थे। एक थोड़ा रीजनल फायदा उनको ही मिलता था। लेकिन कन्हैया कुमार जो है इस बुनियाद पर उनको चैलेंज कर रहे हो, करेंगे। इसके वो जो उनको एडवांटेज था बीजेपी कैंडिडेट को, मनोज तिवारी को, वो उनको एडवांटेज नहीं मिलेगा। गजाली साहब, आपने दलित वोटर्स का जिक्र किया था, उदित राज का जिक्र किया था, तो क्या उदित राज के सामने इस बार बहुजन समाज पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है? और इस बार जो दिल्ली का मतदाता है, दलित मतदाता, वो मायावती की सुनेगा या ये कि उदित राज की सुनेगा? देखिए, दिल्ली में हमेशा से दिल्ली के वोटर का एक ट्रेंड रहा है, वो
दलित हो, वो पूर्वांचली हो, वो मुसलमान हो, वो ब्राह्मण हो, वो बनिया हो, जो भी हो, यहाँ सिर्फ दो पार्टियों के बीच इलेक्शन होता रहा है आजादी से लेकर आज तक। तो यहाँ पर तीसरी पार्टियां बहुत कोशिश की हैं, उनके कैंडिडेट भी खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ का टेम्परामेंट इस तरह का है कि या तो लोग कांग्रेस के साथ जाते हैं या बीजेपी के साथ। अब चूंकि बीच में इंटरवीन किया आम आदमी पार्टी ने, तो इस बार की कंडीशन भी यही है कि जहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है वह आम आदमी पार्टी के आदमी को ही टिकट देंगे। और इसमें एक और चीज हुई है कि आम आदमी पार्टी ने दो ऐसे लोगों को उतारा है जो दलित समाज से हैं। तो ये भी एक चीज है, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से जिस शख्स को उतारा गया वो दलित समाज का है, और यहाँ दलितों की आबादी बहुत बड़ी है, और वो एमएलए भी है कोंडली से। तो इसकी वजह से दलित मायावती के साथ नहीं जाएंगे, मायावती के साथ कभी भी वो नहीं रहे। प्रोफेसर माथुर साहब, दिल्ली में बीजेपी ने एक अजीबोगरीब, आपको गजाली साहब म्यूट करना पड़ेगा। दिल्ली में बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई, सत्येंद्र जैन को पहले जेल में भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा, संजय सिंह को जेल में भेजा, बाद में वो आ गए बाहर, और उसके बाद केजरीवाल पे भी हाथ डाल दिया। तो बिल्कुल इलेक्शन से पहले, और केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो प्रचार के लिए जो है वो छोड़ भी दिया, जमानत भी दे दी। तो ये जो कुछ भी हुआ केजरीवाल के साथ और आम आदमी पार्टी के दूसरे लीडर्स के साथ मामला, तो इससे लोगों के अंदर उनके तहत सहानुभूति होगी, या वो ये सोचने लगेंगे कि ये करप्ट लोग हैं और ये लोग जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं कर सके, अब इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए? देखिए, एक बात है, हम लोग केजरीवाल को लाइक करें या ना करें, हमारा उनके बारे में जो भी एक पर्सनल ओपिनियन हो, अभी कांट डिनाई द फैक्ट कि केजरीवाल ने दिल्ली में 2 असेंबली इलेक्शंस में जो जीत हासिल करी है वो अनप्रेसिडेंटेड रही है, बहुत बड़ी जीत हासिल करी है। और दिल्ली की जो आम जनता है वो केजरीवाल को चाहती है, और इसीलिए चाहे उसको आप कुछ भी कहें कि उन्होंने फ्री बिजली दे दी, क्या किया, जो भी आप कुछ कह सकते हैं, ये बात मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि दिल्ली का आम आदमी, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी जो है वो केजरीवाल को पसंद करता है, उसको वोट देता है। हाँ ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं या बड़े लोग हैं वो केजरीवाल का क्रिटिसिज्म करते हो, लेकिन दिल्ली की आम जनता जो है वो केजरीवाल के साथ है। तो मैं समझता हूँ केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने पहली गलती करी। इनको कभी भी ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब आपने उनको गिरफ्तार कर लिया तो मानी बात है कि जो जनता है उसको नाराजगी होगी इस बात से, और आपके खिलाफ जो है जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने पहली गलती करी उनको गिरफ्तार करके। इट वॉज समथिंग, बिल्कुल जिसको क्या आप कहते हैं कि सेल्फ गोल उन्होंने बीजेपी ने मारा। क्यों किया, क्या किया, किस माइंड से किया, तो अलग बात है। तो समझते थे कि केजरीवाल को गिरफ्तार करके नुकसान होगा या आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, तो इसका मतलब वो पॉलिटिक्स की, हिंदुस्तान की और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की शायद वो बेसिक्स भी नहीं जानते। इसका केजरीवाल को जब उसे छोड़ा गया, मतलब कस्टडी से बाहर है वो, तो घायल शेर की तरह थे वो। तब तो घायल शेर तो और भी तंग करता है सब है। तो मैं समझता हूँ कि केजरीवाल का बता करके केजरीवाल को और भी ज्यादा वो सब मिला होगा मामला, जैसे उन्होंने बताया क्या है उनके साथ ये है। तो मैं समझता हूँ केजरीवाल का जेल में जाना और जेल के बाहर आना, दोनों चीजें जो है एक बीजेपी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी रही है। बीजेपी को तो करना चाहिए था कि उनको वही ना करती, टच ही ना करती, लेकिन उनका एक खास स्टाइल है, वो समझते हैं कि अगर आपने जेल में डाला तो आदमी की पॉलिटिकल अहमियत कम हो जाएगी। वो असल में ये हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल के साथ अगर जुड़े होते हैं तो उनको पता लगता है कि जो आदमी जब तक जेल गया ही नहीं तब तक बड़ा आदमी नहीं बना। मतलब जो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स तो जो यही होती है ना, इसको बीजेपी नहीं समझती, क्योंकि ये तो इनका तो फासिस्ट मेंटल मेकअप है। तो ये समझते हैं कि जब पावर ही सबसे बड़ी चीज है, गद्दी सबसे बड़ी चीज है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ केजरीवाल जो है पोटेंशियल फोर्स, और उनका जेल से बाहर आना जो है ये तो और भी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि घायल शेर की तरह वो प्रचार कर रहे हैं सब। गजाली साहब, आपसे एक और सवाल है, हमारा टाइम खत्म हो गया है मुख्तसर, कि केजरीवाल के साथ जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन इन्होंने जो है वो एक मालीवाल का मामला कर दिया। तो मालीवाल के साथ जिस तरह से वो उस गिरफ्तारी हो गई और जिस तरह से कि उसका प्रचार हो रहा है,
तो आप क्या समझते हैं कि महिला मतदाताओं को और दूसरे मतदाताओं को ये एपिसोड प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? असल में ये मुद्दा जो है वो फेल हो चुका है और इन्होंने केजरीवाल को कंट्रोल करने के लिए ये मामला उठाया था, स्वाति का मैटर, लेकिन वो बैकफायर हो चुका है और अब सिर्फ लकीर पीटी जा रही है कि पुलिस पकड़ रही है, जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन वो जिस तरह से मुद्दे को ये फ्रेम करना चाह रहे थे कि ये बताएं कि भाई केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग, उनका पीए, ये सब लोग जो हैं भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं, नारियों का सम्मान नहीं करते हैं, तो ये सारी चीजें ये फ्रेम करना चाहते थे और वो मुद्दा बनने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि इसका कोई खास असर इलेक्शन पे नहीं पड़ेगा। आखिरी प्रश्न खलीक साहब आपसे ये है कि छठे चरण में दिल्ली का चुनाव हो रहा है और 7वें चरण में वाराणसी का चुनाव हो रहा है, तो दिल्ली में क्या होगा इसके बारे में बहस शुरू हो जाएगी जैसे ही पोलिंग होगी। तो आप क्या समझते हैं कि दिल्ली में जो कुछ होगा और जो वाइब्स आएंगी, क्या वो वाराणसी के चुनाव पे किसी तरह का इम्पैक्ट डाल सकते? असल में दोनों दिल्ली और वाराणसी को हम समझते हैं कंपेयर नहीं कर सकते। दिल्ली की कंडीशंस अलग है, दिल्ली की सिचुएशन अलग है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी हम कुछ भी कहें, बहरहाल बीजेपी के सामने वो काफी मजबूत है। जो केजरीवाल ने जो काम किए हैं गरीबों के लिए, खास करके जो मोहल्ला क्लिनिक चलाए हैं, सरकारी स्कूल चलाए हैं और जो कुछ इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स लोगों को कम और कुछ लोग जो उसमें सब्सिडीज मिल रही, उसकी वजह से दिल्ली में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन यूपी में जो है, खास करके वाराणसी में, वो एक अलग सिचुएशन होगी जो दिल्ली से मुख्तलिफ होगी। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली की हवा है वो वाराणसी शायद ना पहुंचे, वहां पर अलग टाइप होगी। लेकिन खुद वहां पर बनारस में और पूरे यूपी में, पूर्वांचल में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल चल रहा है, एक वेव चल रही है। तो वहां पर नरेंद्र मोदी साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत वहां पर टफ चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। वहां पर जबरदस्ती लोगों को, जो जिन लोगों ने कैंडिडेट आए थे, अपना कैंडिडेचर अपना फाइल किया था, नॉमिनेशंस, उनको कुछ लोगों को मजबूर करके हटाया गया, वहां उनका कैंसिल कर दिया गया। ओवरऑल मिला करके नरेंद्र मोदी साहब को वहां पर बहुत प्रॉब्लम जो है वाराणसी में फेस करनी पड़ेगी। हाँ, तो दोस्तों देखा आपने कि दिल्ली का इलेक्शन बहुत ही मल्टी लेयर है और उसके बहुत सारे आयाम हैं जिस पर हमारे मेहमानों ने रोशनी डाली और आइंदा भी इलेक्शन के बाद, पोलिंग के बाद और रिजल्ट्स के बाद भी हम इनसे बात करेंगे। हमारे सारे मेहमानों का और प्रेक्षकों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।